अब हम बात करते हैं अगली, क्या इस भाषा के संदर्भ में हमें पढ़ना है किसको? हिंदी भाषा को। इस भाषा के संदर्भ में किसे पढ़ना है? हिंदी भाषा को। भाषाएं बहुत हैं, भाषाएं बहुत हैं, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। इन सभी भाषाओं में हमें जिस भाषा को हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, हाँ बिल्कुल मैं वहीं लेके चल रहा हूँ आपको, व्याकरण पढ़ना है हमें, भाषा भी नहीं, भाषा का व्याकरण पढ़ना है। लेकिन इससे पहले जो चीज़ बेस पता होनी चाहिए, एक भाषा के संदर्भ में जो आवश्यक जानकारियां होती हैं, वो चीज़ हमें जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक हम कहीं नहीं बढ़ सकते। कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल रटने वाली बातें हो जाएंगी। किसी भी बिंदु को, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हम उसका बेसिक जानते हैं, उसकी सामान्य भूमिका जानते हैं। और आज की क्लास में हमने बिंदु ही क्या लिया है? भाषा और व्याकरण, इसका सामान्य परिचय। अभी तक केवल हमने बात की है किसकी? भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषाएं होती हैं, क्या इसके प्रकार हैं, कौन कौन से तरीके हैं इसके। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद अब इस भाषा को हमें हिंदी से जोड़ना है कि हिंदी को एक भाषा के संदर्भ में रख के देखा जाए तो हिंदी कैसे तो विकास में आती है, कैसे इसका विकास हुआ, आज तक हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो क्या क्या इसमें सुधार हुए हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। ध्यान दो, हिंदी के संदर्भ में तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के विकास की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? विकास की। और ये विकास किसका? हिंदी भाषा का। विकास किसका लेंगे हम? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, हिंदी भाषा कैसे बनी, कौन सी भाषा से बनी है, इस संदर्भ में अपन चर्चा करना चाहेंगे। तो ध्यान दें, हिंदी भाषा का जो विकास था, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, कौन सी भाषा से हुआ है, वो चीज़ हमें ध्यान देनी है, वो चीज़ हमें ध्यान देनी है। तो हिंदी भाषा के विकास में देखने वाली बात है क्या? सबसे पहले कौन सी भाषा प्रचलन में थी? संस्कृत। बहुत सारे विद्यार्थी तो यही जवाब देने लग गए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी से हुआ है? संस्कृत से। हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है, लेकिन क्या सीधे संस्कृत से हिंदी बन गई? कुछ एक का जवाब हाँ, कुछ एक का जवाब ना। क्यों? बिल्कुल हाँ, हिंदी भाषा का विकास सीधे संस्कृत से नहीं हुआ है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक आते आते बहुत प्रकार के बदलाव हो चुके थे, या मैं कहूं कि संस्कृत से लेकर के जब हिंदी भाषा बनती है, संस्कृत से लेकर के जब हिंदी भाषा का निर्माण हुआ, तो इस बीच के समय के अंतराल में हम देखें, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं ने भी अपना अस्तित्व बनाया है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, पहले हम इनको जानेंगे, उसके बाद हिंदी तक पहुंचेंगे। कि मेरा कहने का मतलब यह था कि संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा का निर्माण नहीं हुआ है। संस्कृत से हिंदी भाषा बननी है, या मैं कहूँ जगत जननी भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से होता है, लेकिन हिंदी भाषा का निर्माण भी संस्कृत से ही हुआ है। मूल रूप में तो संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी से ठीक पहले की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है। हाँ, उस चीज पे अपने को गौर करना है, और उस चीज पे हम गौर करते हैं तो वो वाली चीज क्या है, वो चीज देखनी है हमें कि हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ या किस क्रम में हुआ। ध्यान दें एक बार। देखो, सबसे पहले प्राचीन समय में हम बात करें तो सबसे पहले प्राचीन समय में कौन सी भाषा प्रचलित थी? संस्कृत। जिसका समय भी अगर हमें पूछ लिया जाए तो इसका समय होता है 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग। 1500 ईस्वी पूर्व का, हाँ बिल्कुल, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो समय है वो कौन सी भाषा का रहा है? संस्कृत भाषा का रहा है। इस 1500 ईस्वी पूर्व से हम ये कह सकते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो कौन सी भाषा का रहा? संस्कृत का रहा। अब इस संस्कृत भाषा से देखो, प्रारंभ में इसके कितने रूप प्रचलित थे? 2। कौन कौन से 2 रूप प्रचलित थे? संस्कृत के प्रारंभ में जो 2 रूप प्रचलित थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो था वो था वैदिक संस्कृत। बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, बहुत अलग चीज है ये। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का विकास क्रम पढ़ रहे हैं, या अपन बात कर रहे हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ, हिंदी से पहले कौन कौन सी भाषाएं बन चुकी थी, या कौन कौन सी भाषाओं के बन जाने के बाद में हिंदी भाषा का विकास होता है। तो उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, और संस्कृत का पहला कौन सा रूप आया? वैदिक। और एक संस्कृत का कौन सा रूप था? लौकिक। संस्कृत के प्रारंभ में कितने रूप हैं? 2। एक तो कौन सा रूप है? वैदिक, और दूसरा कौन सा रूप है? लौकिक। वैदिक जो संस्कृत थी उसमें क्या लिखे गए? वेद, उपनिषद। वेद और उपनिषद जिसमें लिखे गए वो कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत थी। यानी कि जो वेदों की भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत थी। और जो लौकिक संस्कृत थी वो थी लोगों की भाषा। किनकी भाषा? लोगों की भाषा, या आम बोलचाल की भाषा।
लोगों की भाषा जो थी उसको क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत। इसके ग्रंथों की बात करें तो इसमें लिखा गया रामायण और महाभारत। ये लौकिक ग्रंथ है दोनों के दोनों, जो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में लिखे गए। वापस से समझना इस चीज को। संस्कृत के प्रारंभ में कितने रूप प्रचलित थे? 2। कौन कौन सा? वैदिक और दूसरा कौन सा? लौकिक। अब वैदिक संस्कृत जो थी इसका रूप क्या था? कठिन था। वैदिक जो संस्कृत थी वो क्या थी? कठिन, बजाय किसके? लौकिक के। लौकिक रूप क्या था? सरल। लौकिक और वैदिक में क्या अंतर है ये समझो इसको जरा। हम बात करें वर्तमान के हिंदी के संदर्भ में। वर्तमान हिंदी के भी 2 रूप हैं, एक है साहित्यिक हिंदी और एक है लौकिक हिंदी। लौकिक हिंदी का मतलब जो आम और आप और मैं, हम बोलचाल में जिस प्रकार का हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कौन से रूप होता है? लौकिक, यानी कि लोगों के द्वारा जो बोला जाने वाला रूप है। ये पूरा परिनिष्ठित रूप नहीं होता है। इसमें यदा कदा या मैं कह सकता हूं या हम सब इस चीज को मानते भी हैं कि लौकिक रूप में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हम कर जाते हैं और क्षेत्रीय रूप के शब्दों का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं हिंदी का इस समय कंप्लीट आपको विवरण बता रहा हूं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब यह होता है कि पूरा। अब कंप्लीट शब्द कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। अब कंप्लीट शब्द जो अंग्रेजी भाषा का था, हिंदी में अगर लेखन में लिखा जाए तो पुस्तक में कंप्लीट नहीं लिखेंगे, उसको समग्र लिखेंगे। तो जो लौकिक रूप या साहित्यिक रूप है, इसमें मोटा जो अंतर होता है वो यही होता है क्या? कि यह समझ के नजदीक होता है और यह साहित्य के नजदीक होता है। और जो वैदिक संस्कृति ये क्या थी? कठिन, और ये क्या थी? सरल। अब जो कठिन रूप होता है वो और ज्यादा आगे अधिक समय तक विकसित नहीं हो सकता या विकास नहीं कर पाता या उसको कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमने 10वीं परीक्षा पास की। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद सभी विद्यार्थियों ने गणित विषय नहीं चुना, सभी विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय नहीं चुना। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह यह रही, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे गणित कठिन लगती है या अंग्रेजी विषय मेरे लिए कठिन था, अंग्रेजी भाषा मेरे को पढ़ने में नहीं आती थी, मीनिंग याद ही नहीं होते थे। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज हमें कठिन लगी हमने उसको क्या कर दिया? नकार दिया, अलग कर दिया, छोड़ने की कोशिश करी, बजाय दूसरे विषय को हमने ज्यादा महत्व दिया है। ठीक उसी प्रकार से वैदिक संस्कृत जो थी वो लौकिक संस्कृत की तुलना में क्या थी? कठिन थी। इसलिए इसका और ज्यादा अधिक समय तक विकास नहीं हुआ। और लौकिक संस्कृत जो इसकी बराबर चल रही थी या वैदिक के समय में जो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत का जो लौकिक रूप था, मैंने अभी भाषा की परिभाषा में आपको बताया था कि भाषा परिवर्तनशील होती है। अब यहां पर ये चीज आने वाली है, ध्यान देना, एक चीज दूसरे से मैं जोड़ के पढ़ाऊंगा। हाँ, लौकिक संस्कृत क्या है? सरल। किसकी तुलना में? वैदिक में। वैदिक रूप क्या था? कठिन। वैदिक रूप कठिन होने की वजह से ये आगे विकास नहीं कर पाया। लौकिक रूप सरल है और ये धीरे धीरे समय के साथ में बदलती गई और इस लौकिक संस्कृत से एक नई भाषा का निर्माण होता है और उस भाषा का नाम आता है पाली भाषा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वापस से समझिए इस चीज को। प्रारंभ में संस्कृत के 2 रूप आए, वैदिक और लौकिक। वैदिक में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद कौन सी भाषा में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। और उसके साथ ही दूसरा रूप जो भाषा का चल रहा था वो कौन सा था? लौकिक रूप। वो कौन सा रूप था? लौकिक। और लौकिक कौन सी? लोगों की भाषा। और लौकिक भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत इस भाषा में लिखे गए। अब लौकिक रूप इस वैदिक रूप की तुलना में क्या है? सरल। वजह क्योंकि आम बोलचाल की भाषा है और भाषा परिवर्तनशील संपत्ति है। यही वजह है कि लौकिक भाषा से ही कौन सी भाषा बन जाती है? पाली। समय अगर इसे का पूछ लिया जाए कि पाली भाषा का विकास कौन से समय के आसपास से हुआ, तो पाली भाषा का विकास होता है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। लगभग समय है, ये एग्रीगेट नहीं होता है कि इसके आसपास का समय रहा है। 5-10 साल के टाइम पीरियड में इसका विकास धीरे धीरे लौकिक का कम होता गया और पाली का विकास ज्यादा होता गया। 1 ईस्वी तक आते आते पाली भाषा का विकास भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और आगे आने वाली भाषा जन्म लेगी। देखो कैसे कि लौकिक भाषा का विकास के बाद में कौन सी भाषा बनती है? पाली। और पाली भाषा जब विकसित होती है उस समय लगभग धर्म आ जाता है हमारा कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। अब यहां से ये हिंदी विषय का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रश्न हमारे यहाँ इतिहास विषय में काम आ सकता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध धर्म को मानने वाला, जैसे हम बात करें मौर्य काल के आसपास के शासक जो रहे हैं उनका टाइम पीरियड इसी के मध्य का रहा है। तो बौद्ध धर्म की भाषा या मौर्य काल में जो ज्यादातर प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी रही? पाली। और बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक, हाँ बिल्कुल उनके नाम, हाँ नाम बता देते हैं।
विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत पिटक। ये तीनों जो पिटक ग्रंथ हैं या त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, वो कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। वापस से प्रकाश डाल रहा हूं इस चीज पे, विकास क्रम है हिंदी का, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है ये, कि सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत के दो रूप हैं, लौकिक और वैदिक। लौकिक के बाद में कौन सी भाषा बनी? पाली। पाली भाषा कौन से धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म के आसपास की भाषा है। और इसमें ग्रंथ जो लिखे गए उन ग्रंथों का नाम है कौन सा? त्रिपिटक ग्रंथ है। अब उसके बाद में पाली भाषा के बाद में जिस भाषा का निर्माण हुआ, पाली भाषा के बाद में जिस भाषा का विकास होता है, वो वाली भाषा जो होती है उसका नाम था प्राकृत भाषा। पाली भाषा के बाद में जिस भाषा का विकास होता है वो कौन सी आती है? प्राकृत। पाली भाषा के बाद में जो प्रकाश में आने वाली भाषा है उसका नाम क्या है? प्राकृत। इसका समय होता है 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक। 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जिस प्रकार से पाली भाषा बौद्ध धर्म की थी, प्राकृत भाषा है जैन धर्म की भाषा। प्राकृत भाषा जो है वो कौन से धर्म की भाषा है? जैन धर्म की भाषा है। समय हमें पूछा जाए तो इसका समय होगा 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है और जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ जिन्हें आगम कहा जाता है, ये सारे के सारे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? प्राकृत भाषा का। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो हमने कौन सी भाषा का निर्माण कर लिया अब तक? प्राकृत भाषा का। कौन सी भाषा का निर्माण कर लिया? प्राकृत भाषा का। समय यदि हमसे पूछा जाए तो प्राकृत भाषा का विकास का समय क्या रहा? 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक। 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा रही है? प्राकृत भाषा। फिर धीरे धीरे क्या होता है? भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ होता है। प्राकृत भाषा के शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन आने आरंभ हुए। जिस प्रकार से वर्तमान में हम देखते हैं, एक व्यक्ति का नाम है जैसे रामेश्वर, बहुत अच्छे उदाहरण से इसको समझना है कि शब्दों का रूप कैसे बिगड़ता है। एक व्यक्ति का नाम है जैसे रामेश्वर। अब रामेश्वर को हम कहते 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 क्या करने लगे? रामेश्वर को कहते कहते हमने क्या कहना आरंभ कर दिया? रामेश्वर की जगह हमने क्या कहा उसको? रामेसर। रामेश्वर, रामेश्वर को हमने क्या बना दिया? रामेश्वर। यहां पर तालव्य और दंत्य वर्ण व इन दो वर्णों के स्थान पर मैंने केवल एक दंत्य वाला से ले लिया। डेढ़ वर्ण के स्थान पर केवल एक ही वर्ण, और वो भी वर्ण बदल दिया, वर्ण का स्थान भी बदल दिया। यहां पर तालव्य सकार था और यहां पर मैंने इसकी जगह दंत्य वाला सकार लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि रामेश्वर के स्थान पर हमने क्या लिखा? रामेश्वर। ये इस शब्द का क्या कौन सा रूप है? बिगड़ा हुआ रूप है। ये शब्द का कौन सा रूप है? बिगड़ा हुआ रूप। और शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप है, जिस प्रकार से धरातल के बिगड़े हुए रूप में कह सकते हैं कि धरातल का यदि रूप उबड़ खाबड़ हो जाता है भूकंप से या ज्वालामुखी से, तो हम उसको कहते हैं कि धरातल में क्या पड़ गए? भ्रंश पड़ गए। धरातल में क्या पड़ गए? वलन पड़ गए। तो ठीक उसी प्रकार से भाषा के शब्दों का जब रूप बिगड़ जाता है तो वो भी भ्रंश बन जाता है। और जो नई भाषा बनती है प्राकृत भाषा से, उसको नाम दिया गया कौन सा? अपभ्रंश। कौन सा नाम दिया गया? अपभ्रंश। वापस से बता देता हूं इस सारी चीज को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वापस से बता देता हूं क्या कि सबसे पहले कौन सी भाषा बनी? सबसे पहले जो भाषा बनी थी वो कौन सी थी? हमारी संस्कृत। संस्कृत के दो रूप आए, वैदिक और लौकिक। संस्कृत के दो रूप आते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक के बाद में देखा हमने कि लौकिक संस्कृत से भाषा बनती है कौन सी? पाली। लौकिक संस्कृत से भाषा कौन सी बनी? पाली। पाली के बाद में बनी कौन सी? प्राकृत। और प्राकृत का धीरे धीरे क्या हो जाता है? शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ हो जाता है। रूप बिगड़ना आरंभ हो जाता है। और प्राकृत भाषा के जो शब्दों का रूप बिगड़ा, प्राकृत भाषा के जो शब्दों का रूप बिगड़ा, इस प्राकृत भाषा के शब्दों के रूप को बिगड़ने से हमारे पास जो नई भाषा बन के आई, उस भाषा का नाम हमारे को पता चलता है क्या? या हमें जो पता चला वो क्या चला? अपभ्रंश। या मैं कहूं कि प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ जाने के बाद जो नई भाषा बनती है उसे कहा गया अपभ्रंश। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना इसका मित्रों। कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश भाषा। और समय होता है इसका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है कौन सा? सौरसेनी। इस अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। वापस से समझना, लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़कर हमारे जो सामने हमें जो एक भाषा देखने को मिलती है वो कौन सी मिली? प्राकृत से अपभ्रंश। अर्थात प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़कर नई भाषा जो बनती है वो कौन सी है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश भाषा का एक नया प्रकार है, अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा प्रकार है?
शौरसेनी अपभ्रंश। और इस शौरसेनी अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा बनती है? हिंदी। हाँ बिल्कुल, शौरसेनी अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा बनी? हिंदी भाषा बनी है। वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले तो हमने कौन सी भाषा बनाई? सबसे पहले तो देखो संस्कृत। सबसे पहले तो कौन सी भाषा बनी? संस्कृत। संस्कृत के बाद में संस्कृत का कौन सा रूप लिया? वैदिक। और एक कौन सा रूप आता है? लौकिक। एक कौन सा रूप आया? लौकिक। लौकिक के बाद में हमने कौन सी भाषा देखी? पाली। पाली के बाद में हमें जो भाषा देखने को मिलती है वह मिलती है प्राकृत। कौन सी मिलती है? प्राकृत। प्राकृत के बाद में हमें जो भाषा देखने को मिलती है वो कौन सी है? अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का ही एक प्रकार है कौन सा? शौरसेनी। अपभ्रंश भाषा का ही एक प्रकार है कौन सा? शौरसेनी। और इस शौरसेनी भाषा अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा बनी है? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो ये विकास क्रम है, हिंदी भाषा का जो ये विकास क्रम है, जो 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ और चलते चलते यहां तक हिंदी भाषा बनते बनते तक कौन सी ईस्वी आ गई? 1000 ईस्वी। या हम कह सकते हैं 1000 वास्तविक समय जो इसका माना जाता है साहित्य के अनुसार 1050 विक्रम संवत। क्या माना गया? 1050 विक्रम संवत के आसपास तक आते आते हिंदी भाषा का चलन या प्रचलन साहित्य में हो चुका था। तो हिंदी भाषा के विकास का हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पता चल चुका है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है। अभी जो हम भाषा की विशेषताओं में पढ़ रहे थे कि भाषा परिवर्तनशील है, उस चीज को भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि देखो जैसे सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। संस्कृत के कितने रूप आ गए? वैदिक और लौकिक। सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद में कौन से आ गए? वैदिक और लौकिक। लौकिक से कौन सी बनी? पाली। पाली से कौन सी बनी? प्राकृत। और प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा बनी? अपभ्रंश। अपभ्रंश का ये कौन सा प्रकार है? शौरसेनी। और शौरसेनी से कौन सी बनती है? हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है, हिंदी भाषा का जो ये विकास क्रम रहा है, इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि हिंदी का विकास आज से लगभग 1000 वर्षों पूर्व ही हुआ, या हम कहें कि हिंदी अभी नवीन भाषा है। हिंदी अभी नवीन भाषा है। यह अपने अभी मानक स्वरूप के नजदीक तो आ गई है, या हम कह सकते हैं मानक स्वरूप तो इसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा सुधार होते रहेंगे। ये नवीन भाषा है। इन सभी भाषाओं की तुलना में सबसे नई जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। तो ये तो था हिंदी का कौन सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण या इसका विकास। अब हम बात करते हैं क्या हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ। ये तो हमें पता चल चुका। अब अगला सवाल ये आता है कि हिंदी का विकास कहाँ हुआ? हिंदी का विकास कहाँ हुआ, या हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग में ली जाती है, हिंदी कहाँ बोली जाती है। तो इस चीज को ध्यान से समझने के लिए हम बात करते हैं हिंदी हमारे भारत में कौन से स्थान में बोली जा रही है? मध्य भारत में। कहाँ बोली जाती है? मध्य भारत में। ये कह सकता हूं कि वो तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था और ये हिंदी का एक भौगोलिक दृष्टिकोण आ गया। अब हम बात करेंगे हिंदी की किस संदर्भ से? भूगोल के संदर्भ से। हिंदी को भौगोलिक दृष्टि से अब बात करें कि हिंदी का विकास कौन से क्षेत्र में हुआ है, तो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग था इसमें हिंदी भाषा का विकास होता है। और हिंदी भाषा का जो विकास मध्य भारत में हुआ, इसमें अगर राज्यों की भी बात कर दी जाए तो मोटे मोटे 10 राज्यों के नाम हमें याद रखने हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखिए, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उत्तराखंड। और इनके साथ साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश और है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार। ये क्षेत्र वो हैं जहां पर हिंदी भाषा को प्रयोग में लिया जाता है, या मैं कह सकता हूं
संविधान के जो भाषाई आधार पर 3 प्रकार के जो राज्य बने थे, क श्रेणी के, ख श्रेणी के और ग श्रेणी के, तो ये सारे के सारे 10 राज्य इस अंडमान और निकोबार सहित क्या होते हैं, एक ही श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? बहुतायत से हिंदी भाषा का। यह मैं कह सकता हूं कि इन सभी राज्यों में अंडमान निकोबार के साथ हिंदी भाषा भाषी जनता का निवास ज्यादा है। यह नहीं है कि यहाँ अंग्रेजी का या अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग होता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग या हिंदी भाषा को सर्वाधिक महत्व देने वाले क्षेत्र की बात करें तो झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भौगोलिक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे हम, तो ये मध्य भारत के जो ये राज्य हैं अंडमान निकोबार के साथ साथ इन सभी स्थानों में हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है। हिंदी भाषा के भाषाभाषी निवासी यहां पर ज्यादा निवास कर रहे होते हैं। ये कौन सा है इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल, राजस्थान, हाँ राजस्थान में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग होता है, जिसकी बोलियां भी हैं, वो सब बाद में आएंगी। पहले हमें केवल हिंदी भाषा के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हमें पता चल चुका कि मध्य भारत में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में थोड़ा सा इसका राजनीतिक व्यू भी हम जानना चाहें कि हिंदी भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है, संविधान में हिंदी भाषा की चर्चा कहाँ की गई है। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन संविधान की अनुसूची की, और संविधान की भाषा संबंधी प्रावधान वाली अनुसूची कौन सी है? 8। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी को स्थान दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो क्या गई कि हिंदी भाषा को अनुसूची 8 में स्थान है या स्थान दिया गया। एक बात तो हमें यह याद रखनी है, संविधान के दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से। वापस से समझना, हिंदी को हमने पढ़ना आरंभ किया है भाषा से जोड़ते हुए। हमें पता चल गया कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं, क्या उसका विकास क्रम होता है, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हिंदी का हम विकास पढ़ना चाह रहे हैं, तो हिंदी भाषा का विकास कौन सी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हुआ। उसके बाद में इसका भौगोलिक दृष्टिकोण हमने देखा। अब इसका राजनीतिक व्यू से हम देखें तो संविधान में इसको कहाँ कहाँ जगह दी गई है, तो अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है। दूसरी बात, ये चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ोगे, हमें सिर्फ विषय के अंतर्गत अपने को ये चीज देखनी है, क्योंकि कई बार पटवार में, कई बार पुलिस एसआई में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, या देखा जाता है जैसे रिट में भी इस प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा फोकस हो जाता है। भाषा संबंधी पेपर होता है, राजभाषा संबंधी प्रावधान, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेबस में एक अपने आप में बिंदु जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा के सब्जेक्ट के पेपर में एक ये पार्ट चलेगा हमारे, कौन सा, कि हिंदी भाषा का संवैधानिक उल्लेख और राजभाषा संबंधी अधिनियम। तो राजभाषा संबंधी अधिनियमों के बारे में वो आएगी। तो वो चीजें हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, संविधान में अपन पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो कौन सा है। एक तो अनुसूची 8 में इसको स्थान दिया गया है। इसके अलावा संविधान का कौन सा भाग 17, संविधान का भाग 17, जहां पर हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का। हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और इस राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो उल्लेख किया गया है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 17 में, वहां यहाँ भी हिंदी को स्थान मिलता है। तो ये हिंदी का हमने संवैधानिक दृष्टिकोण देखा है, ये हिंदी का हमने संवैधानिक उल्लेख किया है कि संविधान में हमारी हिंदी भाषा को कहाँ पर स्थान दिया गया है। और ये 351 जो एक प्रकार से मूल कर्तव्य में भी इसको गिनते हैं, कई बार मूल कर्तव्य में नहीं गिनते, नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको जोड़ के पढ़ लिया जाता है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वहाँ की राजभाषा का विकास करे। प्रत्येक राज्य के निवासियों का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी मातृभाषा और राजभाषा का अस्तित्व बचाए रखें। तो इस प्रकार के जो भाषा संबंधी प्रावधान हैं, जो अनुसूची 8 में इसका उल्लेख है, ये हमारी भाषा या हमारी हिंदी भाषा के संवैधानिक दृष्टिकोण को या इसके संवैधानिक महत्व को उजागर करता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो केवल हिंदी का क्या था, विकास क्रम था कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा कौन सी भाषा से बनी, कब बनी, हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ, इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। अब विकास में से प्रश्न कहां से आएंगे, उस चीज को भी हमें ध्यान में देना है। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ, और यदि विकल्प में संस्कृत भी दे दिया जाए, समझना मैं प्रश्न बोल रहा हूं बहुत अच्छा, विकास के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार दोहराया गया है इस प्रश्न को, हिंदी भाषा का विकास हुआ है, और विकल्प सुनना, संस्कृत से, अपभ्रंश से, सौर से नहीं अपभ्रंश से, उपरोक्त सभी। हाँ, प्रश्न वापस से दोहरा रहा हूं, हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से, अपभ्रंश से, सौर से नहीं अपभ्रंश से, उपरोक्त में से कोई नहीं।
संस्कृत अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। बिल्कुल इसका आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि हम नजदीकी जवाब को पहले चुनेंगे। यदि हमारे विकल्प में सौरसेनी अपभ्रंश नहीं होता तो हमारा जवाब होगा अपभ्रंश। यदि अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश दोनों ही यदि जवाब में नहीं होंगे तो केवल एक ही जवाब हमारे पास बचता है, वो कौन सा होता है? संस्कृत। दूसरा जो प्रश्न इसका बनता है भाषा के क्षेत्र के आधार पर कि भाषा कौन से, हिंदी भाषा जो है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो जवाब होता है मध्य भारत में। हिंदी भाषा के प्रयोग करने वाले श्रेणी के राज्यों में कौन सा है और नहीं है, इस संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इन 10 राज्यों में से आपको 3 राज्य दे करके एक अन्य राज्य का नाम भी हमें मिल सकता है, या क्या करेगा, इन 10 में से किसी एक राज्य का नाम ले लिया जाएगा और 3 अन्य राज्यों के नाम देकर के भी प्रश्न के विकल्प बनाए जा सकते हैं। तो इन बातों का जरा हमें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद में संवैधानिक प्रावधानों में कौन सी अनुसूची में इसे स्थान दिया गया है? अनुसूची 8 में। कौन से भाग में राजभाषा का उल्लेख है? 17 में। हाँ बिल्कुल आपका कहना मैं समझ गया, राजभाषा क्या होती है इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। भाग 17 में इसको स्थान दिया गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक ये कुल 8 अनुच्छेद जो हैं वो 8 अनुच्छेद किसको हाँ बिल्कुल, हाँ इसको महत्व प्रदान करते हैं। ये 8 के 8 अनुच्छेद राजभाषा संबंधी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए इसमें भाषा का स्वरूप बता रहा हूं। बिल्कुल अभी जो शब्द आया है उसके संदर्भ में समझना। देखो एक तो होती है बोली, एक होती है भाषा, एक होती है मातृभाषा, एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। ये स्वरूप समझना भाषा का बहुत अच्छी चीज है, ये आवश्यक है, हमें जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, भाषा के स्वरूप की हम बात करें तो ये कुछ एक पारिभाषिक शब्द हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रथम परिचय में तो हमें लगता है कि सारी चीजें एक ही होंगी, चलो एक नहीं है। फिर हमें ये लगता है कि ये दोनों एक होंगी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। फिर पता लगा कि ये दोनों भी एक नहीं है, ये दोनों भी एक नहीं है। फिर लगता है कि ये तो कोई चीज है ही नहीं। तो क्या है बोली, क्या है भाषा, क्या है मातृभाषा, कौन सी है राजभाषा, क्या है राष्ट्रभाषा? तो इस संदर्भ में हम बात करना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बोली की, कि बोली किसे कहा जाता है। तो बोली और भाषा जो है इन दोनों में एक संबंध पाया जाता है। क्या? बहुत सारी बोलियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? भाषा का निर्माण करती हैं। बहुत सारी बोलियों को समाहित करके क्या बनाई जा सकती है? भाषा बनाई जा सकती है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्षेत्रीय अंतर ही पाया जाता है। बिल्कुल समझ में आ गया। हम इसको ये कह सकते हैं कि इसमें क्या अंतर पाया जाता है? क्षेत्रीय अंतर पाया जाता है। क्या? कि इसका क्षेत्र तो क्या होता है? कम, और इसका क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा। इसका क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा। भाषा और बोली में एक ही फर्क पाया जाता है, एरिया का। जैसे मैं कहूं संपूर्ण राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, हमारे संपूर्ण राजस्थान की बात करते हैं, ये विषम कोणीय चतुर्भुज के रूप में हम राजस्थान का एक मैप का अनुमान लेते हैं। इस राजस्थान के मैप की अगर अपन बात करें तो जैसे ये जयपुर वाला एरिया ढूंढाड़ी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ढूंढाड़ी भाषा का है। इसके बाद में जैसे यहाँ बात करी जाए उदयपुर वाला ये क्षेत्र जो है वो कौन सी भाषा में आ रहा है? मेवाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में आ रहा है? मेवाड़ी में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सी भाषा का है? मेवाती भाषा का है। कौन सी भाषा का है? मेवाती भाषा का है। लेकिन क्या मेवाती और ये वाला जो कोटा, बूंदी, बाराजहां, लवाड़ वाला क्षेत्र है ये कौन सी भाषा का है? हाड़ौती भाषा का है। अब इन सभी संदर्भों को अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी तो भाषा बोली ही जाती है, कुछ ना कुछ यहां पर भी बोली ही जाती है, यहां भी बोली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई सीमित क्षेत्र में कोई भाषा प्रयुक्त की जाती है, समझना बहुत अच्छे से, क्षेत्र क्या हो? कम हो। जब किसी भी भाषा का क्या हो? क्षेत्र कम होने पर, क्षेत्र कम होने पर भाषा का स्वरूप किस नाम से जाना जाएगा? बोली के नाम से जाना जाता है। समझ में आया होगा ये बहुत अच्छे से। अगर किसी भी भाषा का क्षेत्र क्या कर दिया जाए? सीमित कर दिया जाए, कम कर दिया जाए,
मिनिमाइज इसको कर दिया जाता है। अब समझना मेरे हाथ की मुट्ठी से, यह है बोली, और धीरे धीरे जैसे ही इस बोली का विकास होगा, इसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, इसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा। जैसे ये मेवाड़ी है, अब ये केवल इतने से भाग पे बोली जा रही है, तो भाषा के संदर्भ में ये क्या है? बोली। संपूर्ण राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जा रही है? राजस्थानी। संपूर्ण राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जा रही है? राजस्थानी। संपूर्ण राजस्थान की कौन सी भाषा है? राजस्थानी। तो अब राजस्थानी का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में मेवाड़ी का, हाड़ौती का, मेवाती और इस ढूंढाड़ी भाषा का क्षेत्र क्या है? सीमित है। तो ये जो मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और जो ढूंढाड़ी है वो है राजस्थानी की बोलियां। हाँ, और राजस्थानी क्या हो जाएगी? भाषा। मेरा मतलब यह है कि इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित, और इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक या अधिक या ज्यादा। तो इन दोनों का अंतर समझ में आ गया कि जब बोली का क्षेत्र, इस पे गौर करना कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो किस में बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। और यदि भाषा का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाए, और यदि भाषा का क्षेत्र कम होता जाता है तो धीरे धीरे अंतिम रूप में आकर के वो क्या रह जाती है? बोली रह जाती है। दोनों चीजें समझ में आ चुकी होंगी क्या? कि यदि बोली के क्षेत्र को व्यापक कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? भाषा। और यदि भाषा के क्षेत्र को कम कर दिया जाए, तो वो क्या बच जाती है? बोली बच जाती है, बोली रह जाती है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अगली बात आती है किसकी? मातृभाषा की। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? तो ध्यान देना, मातृभाषा है जो माता के मुख से सीखते हैं। मातृभाषा के संदर्भ में कहेंगे जो हम माता के मुख से सीखते हैं। वह भाषा जो हमें माँ के मुख से सीखने को मिलती है, या जो परिवार के सदस्यों के, या जो समाज में रहकर के सीखी जा सकती है, जो समाज या परिवार से हमें सीखने को मिलती है, वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। इस मातृभाषा को भी पारिभाषिक बनाने और इसको महत्व देने की एक वजह है, और वो वजह क्या है? ध्यान देना, मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम होती है। मातृभाषा जो होती है इसके लिए एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। वो क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम। विचारों की अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम। मजबूत का माध्यम का संदर्भ कैसे है? कि एक व्यक्ति को यह कहा जाए कि आपको अपने बारे में जो भी कुछ बताना है, या आपने जो यहां पर महसूस कर रहे हो, उन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करना है। सामने वाले को कैसे भी समझाओ, लेकिन आप इसको संतुष्ट करोगे। अगर आप भाषा का चुनाव करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति कौन सी भाषा का चुनाव करता है? मातृभाषा का। क्यों? क्योंकि यह वह भाषा होती है जिस पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है। जरूरी नहीं है कि ढूंढाड़ी हो, क्षेत्रीय हो, मारवाड़ी हो, जोधपुरी हो, यह आवश्यक नहीं है। यहां पर भाषा के, मातृभाषा का संदर्भ यह है कि जिस भाषा को हम समाज में रह करके या हम ज्यादा व्यवहार में प्रयोग में लेने से इतना अधिक सीख जाते हैं कि उस पर हमारा बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है अन्य भाषाओं की तुलना में, तो वो भाषा हमारी नजर में क्या बन जाती है? मातृभाषा। और ये मातृभाषा कोई निश्चित नहीं होती, अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। जैसे दक्षिण के राज्यों में चले जाएं तो दक्षिण के राज्यों में अपने को देखने को हमें जो मिलेगा वो कौन सी भाषा मिलेगी? अंग्रेजी। हम बात करते हैं जैसे राजस्थान की, जैसे राजस्थान के आसपास के भूभाग में राजस्थानी के बाद में आ जाता है तो झारखंड है, अभी मैंने बताया हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी या हिंदी भाषा का ज़्यादा बाहुल्य है। तो अधिकतर भाषा के रूप में कौन सी भाषा को महत्व दे रहे हैं? हिंदी को। लेकिन जैसे आपकी या हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे जोधपुरी या मारवाड़ी जिसको हम कह सकते हैं, ढूंढाड़ी भाषा होती है, ये मातृभाषा होती है। मातृभाषा वह है जो हमने माता के मुख से या परिवार से सीख रहे हैं और जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता है, और विचार अभिव्यक्ति का जो मजबूत माध्यम होती है, उसी मजबूत माध्यम की भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। उसी मजबूत भाषा के माध्यम को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति का मजबूत माध्यम, सबसे ज्यादा मजबूत माध्यम कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा भी था, यदि आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो, कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। हाँ बिल्कुल, एक बार वापस से बोल दूं, सुनना, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, कि निज की भाषा से ही उन्नति हो सकती है, यह सभी भाषाओं का मूल है। बिन निज भाषा ज्ञान के,
यदि हमें अपनी भाषा का या निज की भाषा का, ये मातृभाषा के संदर्भ में कहा जा रहा है, यदि हमें निज भाषा का या मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो हम हमारे हृदय की पीड़ा को, मिटत न हिय को सूल, हमारे हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात हृदय के भावों को मजबूत तरीके से व्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है, वो कौन सी होती है? मातृभाषा होती है। उसके बाद में बात की जाती है अगले वाले बिंदु की, हम बात करें कि राजभाषा क्या होती है। तो देखो ये राजभाषा क्या है। राजभाषा होती है शासन की भाषा, या आप इसे कह सकते हैं प्रशासन की भाषा। शासन या प्रशासन, शासन या प्रशासन से मेरा संदर्भ यहां है कि एक राज्य की शासन व्यवस्था, एक राज्य के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या एक राज्य का जो शासक तंत्र जिस भाषा में शासन की प्रक्रियाओं को या शासन की जो कार्यवाही जिस भाषा में की जा रही है वो कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। हाँ, एक राज्य के द्वारा जिस भाषा में शासकीय कार्यों का या राजकीय कार्यों का निर्वहन किया जाता है, तो जिस भाषा में किया जाता है उस भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा। हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी होगी और आज संविधान लागू होने के अगले 15 वर्ष तक इसके सहयोगी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान दिया जाएगा, जबकि अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा। अगर आवश्यक रहे तो भारतीय रूप भी लिखा जा सकता है, जिसको हिंदी की गणित कहा जाता है। हिंदी की गिनती जिसमें 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4, ये वाला जो है ये भारतीय रूप है। इसके स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय रूप को माना गया। ये जो अपन अंक लेते हैं वो सब संविधान में पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ने को मिलेगा, अनुच्छेदों की बात है। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि राजभाषा क्या होती है? शासन की भाषा या किसी भी राज्य के प्रशासन की जो भाषा होती है। प्रशासन का मतलब ये नहीं कि राज परिवार में या राजप्रासाद में राजा, उसके मंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम उसे ही राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का मेरा मतलब यह है कि शासन चलाने के लिए या शासन में जो कानून बनते हैं, व्यवस्थापिका के लिए द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिन व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, या कार्यपालिका के द्वारा जिन व्यवस्थाओं को व्यवहार में लागू करने के लिए जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, न्यायालय के द्वारा उन व्यवस्थाओं का जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, या संविधान की जो व्याख्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं, शासन के द्वारा या शासक वर्ग के द्वारा संपूर्ण राज्य पर नियंत्रण करने के लिए जिस भाषा को प्रयोग में लिया जाता है, जिस माध्यम भाषा का सहारा लिया जाता है, वो माध्यम भाषा कौन सी होती है? राजभाषा। अंतिम आती है कौन सी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहा जाता है किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। और हमारे भारत में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को महत्व दिया गया है, स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को हम भारतीय संविधान में स्थान देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में कोई धर्म भारतीय संविधान का धर्म नहीं है। कहने का मतलब राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान में अनेक धर्मों को और अनेक भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे विदेशी राज्य होते हैं, जैसे फ्रांस में फ्रेंच को, हाँ बिल्कुल फ्रांस में फ्रेंच है, जैसे अरेबिक राज्य हैं जिसमें अरबी भाषा को, बहुत सारे राज्य हैं जो भाषाई आधार पर बने हुए हैं। तो किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा यदि कोई भाषा को प्रयोग में लिया जाता है या किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा किसी भाषा को बोला जाता है तो वो वाली भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा। ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। मैं वापस से बात करना चाहूँ कि भाषा के स्वरूप में मैंने बताया आपको कौन सी, बोली क्या है, भाषा क्या है, उसके बाद मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। बोली क्षेत्र सीमित होता है, बोली क्षेत्र सीमित होता है, बहुत सारी बोलियों को मिलाकर के एक भाषा का निर्माण होगा। जब किसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो वो धीरे धीरे किसमें बदल जाती है? भाषा में बदल जाती है। मातृभाषा वह भाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं या परिवार के सदस्यों के द्वारा हमें अनुकरण के द्वारा जो भाषा सीखने को मिलती है वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति की मजबूत भाषा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा राजभाषा। राजभाषा होती है वह भाषा जिसके द्वारा किसी भी राज्य का शासन चलता हो या वह भाषा जिसके द्वारा प्रशासन चलाया जाता है, तो वो भाषा कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। उसके बाद में हमने लास्ट में देखा क्या? राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा जिस भाषा को प्रयोग में लिया जाता है वो भाषा कौन सी कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो ये संदर्भ जो इतनी सारी चर्चाएं थी ये सब के सब किसके संदर्भ में थी? भाषा के संदर्भ में। यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब अपन बात करते हैं अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु जो हमारा है वो कौन सा है? व्याकरण।
बिल्कुल पाठ्यक्रम के नजदीक लेके आ रहा हूं आपको, जोड़ते हुए अपन क्रम वाइज चल रहे हैं, क्रमानुसार चल रहे हैं, किसी भी एक चीज को हम लांघते हुए नहीं चलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी सोच रहती है कि ये चीज हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं तो पढ़ाया क्यों जा रहा है। ध्यान देना, अगर हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी शब्द लिख दिया गया तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में शामिल हो जाती हैं, जिनकी अपन ने पूर्व में चर्चा की है। किसी भी परीक्षा के लिए ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस विषय का बेसिक परिचय, उस विषय की सामान्य जानकारी पाठ्यक्रम में न होते हुए भी होती है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं का जो विकास होता है वो उस मूल परिचय से ही निकल के आता है। अभी मैं देखना सारी चीजों को वहीं से जोड़ जोड़ के निकालूंगा, अभी मैं सारी चीजों को वहीं से जोड़ जोड़ के निकालूंगा। और उस चीज को निकालने के लिए अभी अपन बात कर रहे हैं कहां से शुरू करना, व्याकरण से। व्याकरण क्या चीज होती है? देखो, व्याकरण की बात करना चाहें अपन कि व्याकरण किसे कहा जाता है, क्या होता है, वो समझो। सबसे पहले हम बात करें इसके शब्द की, तो देखो व्याकरण जो शब्द है वो बनता है वी प्लस आ प्लस करण से। व्याकरण जो शब्द है वो किससे बना है? वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर के बनता है। या मैं कह सकता हूं कि व्याकरण शब्द इन तीन शब्दों का योग है, वी, आ और करण। इसका शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए तो व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? भली भांति समझना। व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? भली भांति समझना। वापस से बता रहा हूं, व्याकरण जो शब्द है वो बनता है वी प्लस आ प्लस करण से। व्याकरण जो शब्द है वो बनता है वी प्लस आ प्लस करण से। और व्याकरण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? भली भांति समझना। अब उसके बाद में बात आती है कि व्याकरण ये है क्या चीज, परिभाषा क्या होती है, व्याकरण कहें किसको? तो हम व्याकरण की क्या पढ़ा करते हैं? एक पुस्तक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक पुस्तक। हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक विधा है। विधा, व्याकरण क्या है? एक विधा है। ये एक प्रकार से पुस्तक के पर्यायवाची शब्द भी हैं। हाँ, हमारे जो अब शब्दों में पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको वैसे ही बताता चलूंगा साथ के साथ। जैसे अपन किसी व्याकरणिक बिंदु पे बात करेंगे तो कई बार हम किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द को भी बोल देंगे, तो उन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि व्याकरण में क्या है, उसकी परिभाषा क्या हो रही है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पर पुस्तक का पर्यायवाची शब्द लिखते हुए प्रयोग में ले रहा हूं, पुस्तक, विधा, कृति, बिल्कुल, कृति, संस्करण या रचना, इसे ग्रंथ भी कहा गया है। बहुत अच्छा नाम है ये। व्याकरण को ग्रंथ भी कहा गया है, और क्यों कहा गया है उसका भी अभी मैं आपको कारण बताता हूं। व्याकरण को ग्रंथ भी कहा जाता है। वापस से बता रहा हूं, व्याकरण की हम क्या पढ़ते हैं? एक पुस्तक पढ़ते हैं। व्याकरण को विधा कह सकते हैं, कृति, संस्करण, रचना या ग्रंथ कह सकते हैं। ग्रंथ क्यों कहा गया? मूल भाषा भी मैंने आपको बताई थी, कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत के जो व्याकरण लिखी थी, किसने लिखी थी? पाणिनि महोदय ने। किसने लिखी थी? पाणिनि महोदय ने, जिसका ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी जो व्याकरण की पुस्तक है, इसे क्या कहा गया है? ग्रंथ कहा गया है। अर्थात इस पर्याय शब्द में मैं यहाँ पर ले रहा हूं कि व्याकरण को आप एक ग्रंथ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्रंथ भी कह सकते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि व्याकरण एक पुस्तक है, एक विधा है, एक कृति, रचना, संस्करण क्या है? ग्रंथ है। और ये ग्रंथ क्या करता है? व्याकरण जो ग्रंथ है ये हमें तीन बातें सिखाता है। कितनी बातें सिखाता है? तीन बातें सिखाता है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं वो देखो। सबसे पहली बात, व्याकरण जो हमें तीन बातें सिखा रहा है, उन तीन बातों की बात कर रहा हूं कि हमें तीन बातें कौन कौन सी सिखाता है। उन तीन बातों की बातों में सबसे पहले बात क्या, कि किसी भी भाषा को आप शुद्ध बोलोगे कैसे। व्याकरण जो है वो हमें क्या बताता है? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, कि कौन सी बात व्याकरण में किस तरीके से बोली जाएगी, कौन सी बात व्याकरण में किस तरीके से बोली जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि व्याकरण हमें सबसे पहली जो चीज सिखाता है, या व्याकरण नामक जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक से हमें जो सबसे पहली चीज सीखने को मिलती है वो क्या मिलती है? शुद्ध बोलना। किसको? भाषा को। किसको? भाषा को। एक चीज। दूसरी बात हमें जो व्याकरण से सीखने को मिलती है, शुद्ध लिखना। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो क्या मिलती है? शुद्ध लिखना। वापस से बोल रहा हूं, भाषा, प्रत्येक भाषा को बोलने और सुनने, या हम बात करें अभिव्यक्त करने के जो तरीके होते हैं, उसमें कई बार व्यक्ति बहुत प्रकार के
अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर जाता है, कई बार व्यक्ति शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर जाता है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सी बात या कौन सा उच्चारण उसका शुद्ध होगा, कौन सी बात या कौन सा उच्चारण उसका अशुद्ध होगा। तो इस प्रकार से किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना और उसको किसी प्रकार से शुद्ध लिखना, या मैं कहूं कि कौन सा वाक्य या कौन सा शब्द आपने शुद्ध लिखा है, कौन सा वाक्य या कौन सा शब्द आपने अशुद्ध लिखा है। तो किसी भी प्रकार के किसी शब्द का शुद्ध बोलना और लिखने को मैं ये कह सकता हूं उच्चारण, और लिखने को कह सकता हूं लेखन। दो चीजें, और इन दोनों चीजों को जोड़ते हुए जो तीसरी बात महत्वपूर्ण में आती है, और उसके लिए हम एक शब्द काम में लेते हैं, क्या कि भाषा का आप व्यवहारिक जीवन में शुद्ध प्रयोग कैसे करोगे। वापस से समझना, इन दोनों चीजों को मैं यहां पर समाहित करते हुए तीसरा प्रकार बोल रहा हूं। भाषा का जो व्याकरण होता है, प्रत्येक भाषा का अपना अपना निश्चित व्याकरण है, निश्चित एक लिपि हुआ करती है। तो जो व्याकरण होती है एक पुस्तक होती है, और जो व्याकरण रूपी जो पुस्तक होती है प्रत्येक भाषा की तीन चीजें हमें सिखाता है, या तीन चीजें हमें बताता है। कौन कौन सी? कि उस भाषा का आप शुद्ध उच्चारण कैसे करोगे, उस भाषा का आप शुद्ध लेखन कैसे करोगे, या मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक भाषा की जो व्याकरण होती है वो हमें कौन कौन सी बातें बताती है कि आप उस भाषा का शुद्ध बोलोगे कैसे या शुद्ध लिखोगे कैसे, उसका शुद्ध उच्चारण या शुद्ध लेखन, या मैं कहूं कि उसको व्यवहारिक जीवन में शुद्ध तरीके से कैसे प्रयोग में करना है। इन तीनों बातों की जानकारी देने वाली पुस्तक या रचना या किताब या ग्रंथ का नाम ही क्या है? व्याकरण है। तो हम यहाँ से परिभाषा बोल सकते हैं क्या कि व्याकरण किसे कहा जाएगा? तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है या व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का या व्यवहारिक जीवन में शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, या ऐसी रचना या ऐसा ग्रंथ जो किसी भाषा के शुद्ध लेखन और उच्चारण और उसके प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, ऐसी पुस्तक को क्या कहा जाएगा? व्याकरण कहा जाएगा। हाँ, शायद आप ये बात समझ चुके होंगे। एक बार वापस से दोहरान कर देता हूं कि व्याकरण जो शब्द है वो वी प्लस आ प्लस करण से बना है। व्याकरण जो शब्द है वी आ और करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये तो इसका शाब्दिक विवेचन है कि ये बना कैसे, वी आ और करण से, वी आ और करण से मिलकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। उसके बाद में बात आती है, वो क्या आ जाती है कि व्याकरण क्या होती है? एक पुस्तक होती है जो हमें कितनी बातें सिखाती है? तीन। कौन कौन सी? एक तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलोगे कैसे, एक किसी भी भाषा को शुद्ध लिखोगे कैसे, और एक किसी भी भाषा का प्रयोग शुद्ध तरीके से कैसे किया जाएगा, या मैं कहूं कि किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, उसका शुद्ध लेखन और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक का नाम ही क्या होगा? व्याकरण होगा। अब बात आती है आगे, देखो क्या व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, व्याकरण के पार्ट की बात करेंगे। और व्याकरण के अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? तीन। अब ये तीन क्यों हुए, इस चीज को समझने के लिए हमें एक बिंदु और समझना होगा। कौन सा? भाषा के अंग। भाषा जिसे हमने एक साधन का नाम दिया, एक माध्यम का नाम दिया। अभी हमें पता था कि जो भाषा होती है एक साधन होती है। साधन क्या? एक व्यक्ति के द्वारा या एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक विचारों के आदान प्रदान का, जो लेन देन का, विचारों के विनिमय का जो साधन होता है, उसी साधन या विचार विनिमय के माध्यम का अपन ने नाम क्या दिया है? भाषा दिया है। तो एक साधन जो है, कोई ना कोई पार्ट्स तो होते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के भी पार्ट्स हैं, जैसे टायर है, उसका इंजन है, उसका स्टीयरिंग है, बैठने की सीट है। इसी प्रकार से भाषा रूपी साधन के भी कुछ एक अंग होते हैं। और भाषा जो साधन है, भाषा के जो अंग हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? एक तो है वर्ण, एक है शब्द, और एक क्या है? वाक्य। भाषा के जो साधन होते हैं वो कितने हैं? तीन। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण का काम क्या होता है? किसी भी भाषा को शुद्धता प्रदान करना। ये संबंध है इसमें, और कोई अलग से चीज नहीं आएगी। भाषा और व्याकरण दोनों चीजें एक ही। भाषा और व्याकरण के जो अंग होते हैं वो यही हैं, समान ही हैं। चाहे आप इन्हें भाषा के अंग कह सकते हो, आप चाहे तो इन्हें व्याकरण के अंग कह सकते हो। इन दोनों चीजों को एक समान क्यों कहा, ये वजह समझनी है क्या कि व्याकरण के अंग भी मैंने कितने माने? तीन। और भाषा के अंग भी कितने हैं? तीन। ये तीनों अलग अलग नहीं है। भाषा और व्याकरण, इन दोनों के अंगों का नाम यही है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब सवाल हमारे जहन में यह आ रहा है कि सर, व्याकरण होती है अलग, भाषा है अलग, तो इन दोनों के अंग समान क्यों हो गए? भाषा तो एक साधन है, भाषा तो एक माध्यम का नाम है, जबकि व्याकरण जो होता है इस भाषा को शुद्धता प्रदान करने वाली पुस्तक का नाम है। ऐसे समझिए कि भाषा रूपी हमें भवन बनाना है।
भाषा रूपी हमें क्या बनाना है, भवन बनाना है। अब किसी भी भवन का यदि निर्माण करना हो, किसी भी भवन का यदि हमें निर्माण करना हो, तो हमारे लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं, हमारे लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, हमारे लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, उसमें हम देखते हैं दो महत्वपूर्ण। क्या क्या? एक तो उसके लिए हमें अभियंता की आवश्यकता पड़ती है। अभियंता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इंजीनियर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि हमें मकान जो बनाना है उसका एक तो नक्शा बनवाना हो, जिसको हम कह सकते हैं नक्शानविश। ठीक है। और एक हमें ठेकेदार की आवश्यकता पड़ रही है। ठेकेदार की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठेकेदार की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो इंजीनियर या अभियंता ने जो नक्शा बना करके दिया है, उसको मूर्त रूप में खड़ा कौन करेगा, उसको मूर्त रूप में खड़ा कौन करेगा। इसको आप इस संदर्भ से भी समझ सकते हो कि इस भाषा रूपी मकान को बनाने के लिए भी इसी प्रकार के दो अभियंता और ठेकेदार हुआ करते हैं। अभियंता और ठेकेदार को मैं ये कह सकता हूं कि कौन सी भाषा में कौन सी चीज किस तरीके से लिखी जाती है, ये चीज निर्धारित कौन करता है? लिपि। ये चीज कौन करता है? निर्धारित लिपि निर्धारित करती है। ये दो तीन तथ्य हैं, आपको अलग से बता दूंगा मैं अभी क्या क्या, कि एक तो इसकी लिपि क्या होती है, कौन से परिवार की भाषा होती है, ये वाली चीजें अभी थोड़ी रही हैं, अभी उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले समझना है हमें कि भाषा रूपी भवन को बनाने के लिए जो नक्शा बनाने का काम है, कहने का मतलब हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में कौन सा वर्ण, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य किस तरीके से लिखा जाएगा, इस चीज का निर्धारण करने वाली जो शर्तें जो निर्धारित जिसने करी है वो कौन होती है? लिपि। और उन लिपि चिन्हों पर या जो निर्धारित रूप होता है, उस निर्धारित रूप में लिखा गया वर्ण वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी जांच करने वाला जो ठेकेदार है उसका नाम क्या है? व्याकरण है। वापस में समझना बहुत अच्छे तरीके से इसको। जैसे मान लीजिएगा हिंदी भाषा में क वर्ण ऐसे ही लिखा जाएगा, हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में क वर्ण को ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी भाषा में क वर्ण को ऐसे लिखा जाएगा, यह किसने कहा? क्यों? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि क को ऐसे लिखा जाना चाहिए, मुझे अच्छा यह लगता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? आप कह दोगे सर ऐसे लिखा जाता है इसलिए गलत है। लेकिन ये कहा किसने कि ऐसे लिखा जाएगा? हिंदी भाषा में कौन सा वर्ण किस तरीके से, कौन से ध्वनि चिन्ह को आप किस तरीके से लिपिबद्ध करोगे, इस चीज का निर्धारण किसने किया है? लिपि ने। कौन सा वर्ण किस तरीके से लिखा जाएगा, वापस से बता रहा हूं, वर्ण या ध्वनि चिन्ह, वर्ण या ध्वनि चिन्ह कैसे लिखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, यह निर्धारित कौन करता है? लिपि। अब उस निर्धारित रूप के अनुसार, उस निर्धारित रूप के अनुसार आपने जो लिखा है, उस निर्धारित रूप के अनुसार जो आपने लेखन किया है, वह वास्तव में सही है या नहीं है, इस चीज की जांच कौन कर रहा है? व्याकरण कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसके संदर्भ में? अब हम बात करते हैं किसके संदर्भ में? व्याकरण के संदर्भ में। कि व्याकरण का काम क्या रहा? तो व्याकरण कर रही है किसे? शुद्ध भाषा को शुद्ध। भाषा में जैसे क वर्ण ऐसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध है या नहीं, ये काम किसका रहा है? व्याकरण का। तो व्याकरण सही किससे करेगी? भाषा के अंगों को। क्यों? भाषा के अंग है तीन, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों से मिलकर भाषा बनती है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि एक साधन के तीन पार्ट हो गए, अगर हमें उस साधन को पूरे को सही करना है तो इन तीनों पार्टों को सही कर देंगे, पूरा साधन सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि व्याकरण का काम क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्यों को शुद्ध करना, अर्थात इन तीन को ही तो व्याकरण शुद्ध करेगा, तभी तो भाषा शुद्ध होगी। नहीं समझे? वापस से बता रहा हूं, व्याकरण का काम क्या होता है? भाषा को शुद्ध करने का। व्याकरण का कार्य क्या होता है? भाषा के जो निर्धारित रूप होता है उसकी जांच करना कि शुद्ध लिखा है या नहीं, शुद्ध बोला गया है या नहीं बोला गया। अब हमें यह पता है कि भाषा के तीन अंग हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण है। भाषा के जो अंग हैं वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो है वर्ण, एक है कौन सा? शब्द, और एक कौन सा है? वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, यदि ये तीनों चीजें शुद्ध हो जाएंगी तो पूरी भाषा शुद्ध हो जाएगी। और इनको शुद्ध करने का काम कौन कर रहा है? व्याकरण। अर्थात भाषा के अंगों को शुद्ध करने वाले ग्रंथ का नाम ही तो अपन व्याकरण ले रहे हैं, तो व्याकरण के अंग भी तो यही रहेंगे, क्योंकि ये इन्हीं को तो शुद्ध करेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे आपको व्याकरण के अंग पूछे चाहे भाषा के अंग पूछे, जवाब एक ही होगा। क्या? कि व्याकरण हो चाहे भाषा हो, व्याकरण और भाषा इन दोनों के अंग कितने होते हैं? तीन अंग होते हैं। और उन तीनों अंगों के नाम क्या क्या हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं आगे, जो एक आपके रहा क्या कि ये लिपि वाला क्या चक्कर है, उस चीज को भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए एक बार, लिपि, लिपि के बारे में क्या होती है लिपि, ये चीज तो मैंने अभी आपको बताई। क्या? किसी भी भाषा के वर्णों का रूप निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लिपि के द्वारा। या हम कह सकते हैं इसकी सहायता से, इसकी
सहायता से ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप प्रदान किया जाता है। लिखित रूप प्रदान किया जाता है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, हमारे हिंदी के संदर्भ में हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये 2-3 तथ्य हैं, नोट कर लेना इसको। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि क्या है, इसके बारे में भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी और चर्चा की जाएगी। एक अपने को यह भी ध्यान रखना है क्या कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये थोड़ा ऐतिहासिक व्यू है, समझना। हमारे भारत में 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, एक तो आर्य परिवार की भाषा और एक द्रविड़ परिवार की भाषा। दक्षिणी भारत जो आता है वो द्रविड़ परिवार की भाषाओं में आता है, और जो उत्तरी भारत है वो आता है आर्य परिवार की भाषाओं में। और हिंदी का जो नाम है वो कौन से परिवार से जुड़ा हुआ है? भारोपीय परिवार से, अर्थात भारत और यूरोपीय परिवार की मिलजुली भाषा कौन सी है? हिंदी। मैं कहूँ हिंदी को कौन से परिवार की भाषा कहा गया है? भारोपीय परिवार की भाषा। और एक महत्वपूर्ण तीसरा और अंतिम जो तथ्य हमें याद रखना है वो कौन सा? हिंदी जो स्वयं शब्द है, हमें लगता है जैसे हिंदी शब्द हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं तो हिंदी, ये शब्द जो है हिंदी शब्द भी कौन सी भाषा का है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये अलग तथ्य हैं। हिंदी शब्द फारसी शब्द है। ये 3 बातें और ध्यान में रखने की हैं भाषा के संदर्भ में। क्या क्या? सबसे पहले तो कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी शब्द है। हिंदी शब्द कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। दूसरी बात हमें क्या पता चली? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ऐसे कहा जाता है कि गुजरात के बड़नगर के ब्राह्मणों की लिपि है, कई बार नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण नागरी लिपि कहा गया। नागरी लिपि है, देवों से संबंध रखने वाली भाषा, संस्कृत से हिंदी बनी, इसलिए से देवनागरी लिपि कहा गया। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन जब इतिहास पढ़ेंगे तब इसके बारे में हमें वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ है, क्या है। फिलहाल हमें अभी इतना ध्यान रखना है कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, और हिंदी भाषा का निर्माण जो हुआ है या हिंदी भाषा में जो लिपि प्रयुक्त में ली जाती है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी। और अंतिम बात हमें जो ध्यान में रखने की है वो कौन सी है? हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार की बात करी जाए तो हिंदी के लिए कौन सा भाषा परिवार हमें याद में रखना है? भारोपीय परिवार की हमें भाषा ध्यान में रखनी है। अब हम जो इसके बारे में आगे की चर्चा आरंभ कर रहे हैं वो आगे की चर्चा है, ध्यान दो, क्या कि व्याकरण को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। हमें पता चल चुका कि व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। व्याकरण के अंग कितने हैं? 3। भाषा के अंग भी कितने हैं? 3। भाषा और व्याकरण के कोई अलग अलग अंग नहीं है। यदि हमें भाषा के अंग पूछा जाता है तो भी हमारा आंसर यही होगा, वर्ण, शब्द, वाक्य। यदि हमें व्याकरण के अंग पूछे जाते हैं तो भी हमारा जवाब क्या होगा? वही, वर्ण, शब्द और वाक्य। यदि पूछ लिया जाए कि भाषा किसे कहा जाता है तो हमें पता चल चुका है, व्याकरण किसे कहा जाता है तो हमें पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं क्या कि हम व्याकरण को, जो पाठ्यक्रम में संपूर्ण व्याकरण पढ़ने वाले हैं, इस संपूर्ण व्याकरण को किस तरीके से पढ़ेंगे। एक बोर्ड पे एक चार्ट के द्वारा मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना। तो व्याकरण है, इस व्याकरण को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। व्याकरण को अपने को पता चल गया, व्याकरण का हमें पता चल गया कि कितने अंग हैं? 3। इन तीनों अंगों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आएगा कौन सा है अंग? वर्ण। दूसरा अंग जो है वो कौन सा है? शब्द। और तीसरा जो अंग है वाक्य। भाषा हो या व्याकरण हो, भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? एक तो है वर्ण, एक है हमारा कौन सा? शब्द, और एक कौन सा है? वाक्य। चाहे भाषा के लिए कहा जाए चाहे व्याकरण के लिए कहा जाए, जवाब कितना होगा? 3। कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम व्याकरण में इन चीजों को पढ़ेंगे कैसे, और उसको पढ़ने का क्रम क्या होता है? वास्तविक क्रम, वो वाला क्रम हमें याद रखना है जिससे एक टॉपिक को पढ़ लेने के बाद हमारा दूसरे वाला बिंदु उसमें जरूरत महसूस होती है। या मैं कहूं कि जैसे उठा करके हम बीच में से संधि वाला टॉपिक पढ़े, उठा करके बीच में से मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ने लगे, एक क्रम भंग करके यदि पढ़ेंगे तो वो बचकाना सा होगा। हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, अप टू डेट पॉइंट पढ़ेंगे। टोटल बिंदु पढ़ाऊंगा, 1 से लेकर के 100 तक पढ़ना नहीं है, हमें 0 से 100 तक पढ़ना है। 0 और 1 में तो बहुत बड़ी संख्याएं रह गई, तो उन चीजों को हम न छोड़ते हुए पढ़ेंगे। तो शुरू से आरंभ करेंगे कहां से कि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? वर्ण की। और वर्ण के शुरू कहां से होगा? वर्ण विचार से। सबसे पहला हम जो बिंदु लेंगे वो कौन सा लेंगे?
वर्ण विचार लेंगे। सबसे पहला जो बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा, वर्ण विचार का। और वर्ण विचार में हम कौन कौन सी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, वर्ण विचार में हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या, एक तो पढ़ेंगे इसमें स्वर और एक इसमें पढ़ेंगे क्या, व्यंजन। एक सेटअप समझा रहा हूं कि हिंदी वास्तव में है क्या। बहुत सारे टॉपिक नहीं होते, बहुत सारे हिंदी व्याकरण में व्याकरणिक बिंदु नहीं है। पूरी हिंदी व्याकरण केवल 3 बिंदुओं में बटी हुई है, वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी व्याकरण के केवल 3 ही पॉइंट हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब जो अन्य हम बहुत सारे अनगिनत टॉपिक इसमें देखते हैं, उनका क्या सिस्टम है वो समझना है। वर्ण, शब्द और वाक्य के लिए वर्ण में अपन वर्ण विचार के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एक तो स्वर पे चर्चा करेंगे और दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा, व्यंजन पे। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक चर्चा तो स्वर पे करने वाले हैं और एक व्यंजन पे करने वाले हैं। अब इन दोनों टॉपिकों की सहायता से हमारे जो बिंदु समझ में आने वाला है वो टॉपिक समझ में आएगा कौन सा, संधि। दोस्तों वापस से समझना इस चीज को, एक दूसरा टॉपिक एक दूसरे से संबंध रखता है। हम बांट के नहीं पढ़ेंगे, पूरी व्याकरण को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे। एक दूसरे टॉपिक की जहां जरूरत पड़ती है हमें उन टॉपिकों की गुत्थियों को बांधे हुए पढ़ना है और सारी चीजों को माइनर समझना है। तो वापस से बता रहा हूं, वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ में कौन से टॉपिक पे हम बात करेंगे, वर्ण विचार पे। वर्ण विचार में हम दो बिंदु लेंगे, कौन कौन से, एक तो स्वर और एक कौन सा, व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे उसके बाद में हम इस स्वर और व्यंजन से जिस बिंदु पर पहुंचेंगे वो वाला बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, संधि। 3 चीजों की बात कर चुका हूं, कौन कौन से की, स्वर, व्यंजन और संधि। अब बात आती है क्या, अगला बिंदु हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, शब्द का। इस शब्द में हम कौन कौन से बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट कहां पर आएगा, आपके शब्द वाले भाग में आएगा। देखो शब्द में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से पे, इन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो इन शब्दों की क्या उत्पत्ति के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं उस पे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 5 प्रकार है, तत्सम वाला, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर वाला। उसके बाद में हम बात करेंगे इन शब्दों की प्रयोग और रचना। उत्पत्ति के बाद में हम बात करेंगे कहां से, रचना के संदर्भ में बात करेंगे कि इन शब्दों की रचना कहां कहां से हुई है, या मैं कहूंगा कि रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। रचना के बाद में जो हमारा बात होगी कि इन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, उस अर्थ के आधार पर अपन शब्दों के बारे में वार्तालाप करेंगे। वापस से बता रहा हूं, शब्द वाले बिंदु के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर वाला। फिर रचना में पढ़ेंगे 3 जो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आएंगे। उसके बाद में जो अर्थ के आधार पर, यह सबसे ज्यादा बड़ा भाग होता है हिंदी व्याकरण का, जिसमें 2 चीजें निकल के आती हैं, एक तो सार्थक वाला भाग और एक निरर्थक वाला भाग। सार्थक में वो वाला पोर्शन आ जाता है जो विद्यार्थियों आपको स्वयं को पढ़ना है, मेरी सहायता से पढ़ना है। पर्याय शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, जो युग्म शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं और शब्द शुद्धि वाला बिंदु, वो सारा का सारा कौन से पार्ट में देखा जाएगा, शब्द के अर्थ वाले में। अर्थ के बाद में एक जो अपन बात करेंगे जिसके बारे में, वो आएगा विकार। वो कौन सा भाग आएगा, विकार के आधार पर शब्दों का प्रकार। और ये विकार के आधार पर जो शब्दों का प्रकार है, ये हिंदी व्याकरण के शब्द वाले भाग में एक बेस टॉपिक कहा जा सकता है, आधार बिंदु कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से हमारे 2 भाग निकल के आएंगे। एक नाम हमारे सामने निकल के आएगा कौन सा, विकारी, और एक नाम निकल के आएगा हमारे सामने कौन सा, अविकारी। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, सिलेबस का गणित समझा रहा हूं कि वास्तव में हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में है क्या, हिंदी व्याकरण की चीजें कैसे कैसे बढ़ती हैं। हिंदी व्याकरण में 3 बिंदु हैं केवल, वर्ण, शब्द और वाक्य, और वहीं से मैं आपको जोड़ते हुए लेके चल रहा हूं आगे, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी की अगर हम बात करेंगे जैसे ही, तो इसके आगे वाला जो हमें टॉपिक सजेस्ट करेगा, या इन टॉपिकों से हमें जो अगला सुझाव मिलेगा, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से बिंदुओं को, संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे और विशेषण को पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन 4 बिंदुओं की चर्चा हम कौन से में करेंगे, विकारी में। और इसी में चारों प्रकार के अपन कौन से शब्द पढ़ेंगे, अव्यय शब्द पढ़ेंगे, जिसमें आपके संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, और एक आपका जो क्रिया विशेषण वाला भाग है, ये भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वापस से बता रहा हूं, विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी के अंतर्गत अव्यय, और अव्यय के चारों प्रकार कौन कौन सा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। ये सारा का सारा भाग हम कौन सी चीज में पढ़ेंगे, विकारी और अविकारी में। जैसे ही हमारे सारी की सारी बिंदु क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही हम इन चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक हमारे जो जुड़ के सामने आएगा, उस वाले बिंदु का नाम होगा कौन सा, समास। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे क्या, कि
शब्द वाला पोर्शन जैसे हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद रचना के आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक अगला बिंदु रहेगा व्याकरण वाला। व्याकरण में विकारी और अविकारी में से हम 4 संज्ञा वाला सर्वनाम, विकारी, क्रिया और विशेषण, और इसी में 4 अविकारी निकाल लेंगे। कौन कौन से? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय। अब उसके ठीक बाद में जो जिस बिंदु पर हम पहुंचने वाले होंगे वो वाला कौन सा पोर्शन आ जाएगा? समास। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि विकारी शब्दों के बाद या विकारी शब्दों को पूरा पढ़ लेने के बाद एक जो नया टॉपिक की तरफ हमें संकेत मिलेंगे वो कौन से टॉपिक के मिलेंगे? समास के। ध्यान देना, अब मैं 2 बिंदु बता चुका हूं। स्वर और व्यंजन पढ़ने के बाद हमें सुझाव के रूप में जो बिंदु मिलने वाला है वो तो है कौन सा? संधि। और विकारी और अविकारी पढ़ लेने के बाद हम कौन से सुझाव बिंदु पर पहुंच गए? समास। और जब संधि और समास दोनों पढ़ लिए जाएंगे उसके बाद हमें जो नया बिंदु मिलने आ रहा है वो आ रहा है क्या? उपसर्ग। वो क्या आएगा? उपसर्ग। ये एक इन टॉपिकों का क्रम होता है। यदि आप सीधे उपसर्ग पढ़ना चाहो तो केवल रटने वाला थीम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सीधे के सीधे प्रत्यय पढ़ना चाहो, इसके अलावा सीधा का सीधा अगर यदि आप प्रत्यय पढ़ना चाहो तो हमारे पास केवल रटने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रहता। अगर प्रत्यय को समझना है या उपसर्ग को समझना है तो जो क्रम बता रहा हूं उस क्रम का सीक्वेंस समझना, फिर उसके बाद रटने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी व्याकरण मैथ्स की तरह पूरा टेक्निकली है। इसको अगर थीम समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, और सारे के सारे व्याकरणिक बिंदु एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। एक बिंदु समझ में आने के बाद ही दूसरा आता है। जैसे स्वर और व्यंजन बिना पढ़े संधि पढ़ना असंभव है, और यदि संधि पढ़ी भी जाती है तो केवल रटने का विकल्प रहता है। क्यों? क्योंकि हमें वर्ण ही नहीं पता कि यह है क्या चीज। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर और व्यंजन पढ़ के हम संधि पर पहुंचेंगे, और शब्दों में उत्पत्ति, रचना, अर्थ और विकार के आधार पर सारे शब्द पढ़ने के बाद हम कहां पहुंचेंगे? समास के ऊपर। अब जब समास और संधि दोनों पढ़ लिए जाएंगे तो नए 2 टॉपिकों का या नए 2 बिंदुओं का हमें सुझाव मिल जाएगा। और उन नए 2 बिंदु कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया उपसर्ग और एक कौन सा हो गया? प्रत्यय। एक तो गया उपसर्ग और एक कौन सा हो गया? प्रत्यय। और जब संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे तो इसके ठीक बाद में हम जिस बिंदु पे पहुंचेंगे वो वाला बिंदु आएगा हमारा कौन सा? शब्द शुद्धि। वो वाला बिंदु कौन सा आएगा? शब्द शुद्धि। वापस से बता रहा हूं, ये चीज ध्यान देने की है कि जब इस प्रकार की अपन व्याकरण की चर्चा करेंगे, इस प्रकार से अपन व्याकरण को समझते हुए अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए व्याकरण का कोई भी ऐसा बिंदु नहीं रहेगा जो कठिन रह रहा हो। क्यों? क्योंकि समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय ये चारों के चारों जो होती हैं ये शब्द संगठना की इकाइयां कही जा सकती हैं। हिंदी भाषा में हम किसी भी नए शब्द का निर्माण करेंगे तो हमारे पास केवल 4 विकल्प रहा करते हैं। या कौन कौन से? एक तो संधि, अर्थात मेरा कहने का आशय यह है कि हम एक तो संधि की सहायता से नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, एक समास की सहायता से नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, एक उपसर्ग की सहायता से नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, और एक प्रत्यय की सहायता से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि हमें हिंदी में जब भी नया शब्द बनाना हो तो हमें 4 टॉपिकों का ध्यान रखना है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी शब्द संगठना की ये चारों इकाइयां होती हैं। और जो विकार और अविकार के लिए जो 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और ये 4 समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ये जो अव्यय निकल के आते हैं ये आते हैं शब्द रूपांतरण से। कहां से निकल के आ रहे हैं? शब्द रूपांतरण से। बिंदुओं को समझना है, हिंदी व्याकरण में अलग से कुछ नहीं है। अगर टॉपिकों का खेल समझ में आ गया तो पूरा टेक्निकली समझ में आ जाता है। बहुत अच्छे से इसका मैं आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूं, इसका विभाजन दे रहा हूं कि हिंदी व्याकरण के जो बिंदु एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। स्वर और व्यंजन पढ़ने के बाद संधि जुड़ जाएगी, स्वर और व्यंजन के बाद संधि जुड़ जाएगी, और शब्द में उत्पत्ति, रचना, अर्थ, विकारी, अविकारी और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण। उसके ठीक बाद में हमारे पास में कौन सा बिंदु आ गया? समास वाला बिंदु आ गया। समास और संधि दोनों पढ़ने के बाद में हमने बात कौन से आरंभ करेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय पे आरंभ करेंगे। उसके बाद में हमारी जो अगली वाली बात रहेगी वो किस पे रहेगी? शब्द शुद्धि पे। किस पे रहेगी? शब्द शुद्धि पे रहेगी। शब्द शुद्धि के बाद में बात करी जाएगी तो ये जो शब्द विकारी और अविकारी वाले जो 8 प्रकार हैं ये कहां से निकल के आ रहे हैं? शब्द रूपांतरण से। और शब्द रूपांतरण में भी 4 चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बता रहा हूं। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे लिंग, एक हम पढ़ेंगे वचन, एक तो पढ़ेंगे कौन सा? लिंग, एक पढ़ेंगे वचन, एक हम बात करेंगे काल पे, और एक हम पढ़ेंगे कारक। एक कौन सा पढ़ेंगे? कारक। मैं वापस से दोहरान कर रहा हूं इस चीज का। शब्द रूपांतरण में हमारे पास 4 बिंदु समझ निकल के आएंगे। एक तो कौन सा? लिंग, एक वचन, एक काल और एक कारक। ये 4 बिंदु, उनको तो कहा जाता है परिवर्तन की इकाइयां। शब्द को बदलना हो तो शर्तें होती हैं 4। हिंदी में किसी भी शब्द में परिवर्तन करना है, हिंदी में किसी भी शब्द का प्रयोग या किसी भी शब्द को परिवर्तन करना है तो हमें कौन से? इन 4 चीजों का ही प्रयोग में लेना होगा। सबसे पहले कौन कौन से का? लिंग।
उसके बाद में वचन, उसके बाद में काल और उसके बाद में कारक। ये चारों की चीजें पढ़ने के बाद में हमारा जो ये शब्द रूपांतरण वाला पार्ट है, ये जो हमारा शब्द परिवर्तन वाला पार्ट है, शब्द रूपांतरण जिसको मैंने कहा, शब्द रूपांतरण से मेरा संदर्भ यह है कि किसी भी शब्द को परिवर्तन कैसे करते हैं। किसी भी शब्द को परिवर्तन करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में सबसे पहला कौन सा आ रहा है? लिंग। दूसरा कौन सा आएगा? वचन। तीसरा आएगा काल और चौथा आएगा कारक। ये चारों चीजें कहां से निकल के आएंगी? विकारी और अविकारी के लिए आवश्यक शर्तों में, कि विकारी का कैसे बनेंगे? जो इन पे बदलेंगे। अविकारी कौन से होंगे? जो इन शर्तों से नहीं बदलेंगे। इसलिए इन दोनों के लिए बेस्ट टॉपिक वो वाली चीज हो गई। ये सारा का सारा पोर्शन हम कौन से बिंदु में पढ़ रहे हैं? शब्द में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी व्याकरण का जो सबसे बड़ा भाग है, हिंदी व्याकरण का जो सबसे बड़ा पार्ट है, वो कौन सा है? शब्द विचार। कौन सा है? शब्द विचार। हिंदी व्याकरण का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? शब्द विचार वाला पार्ट है। अब बात आती है, जब वर्ण पढ़ लिया, वर्ण से स्वर, व्यंजन और संधि पढ़ ली, जब शब्द पढ़ लिया, उत्पत्ति, रचना, अर्थ, विकार, अविकारी और विकारी, लिंग, वचन, काल और कारक, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारा पढ़ने के बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो जो नया बिंदु हमारे सामने निकल के आएगा, वो नया वाला बिंदु कौन सा होगा? वाक्य। और इस वाक्य में क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार के अंतर्गत। वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वाक्य के प्रकार। और वाक्य के जो प्रकार हैं, उस वाक्य के प्रकारों में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? साधारण वाक्य की। सबसे पहले बात किसकी करी जाएगी? साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य के बाद में हम जो बात करेंगे, साधारण वाक्य के बाद में जो बात करेंगे किसकी? संयुक्त वाक्य की। साधारण के बाद में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? संयुक्त की। और संयुक्त के बाद में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? मिश्र वाक्य की। साधारण वाक्य की बात करेंगे, संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, और उसके बाद में बात किसकी करेंगे? मिश्र वाक्य की बात करेंगे। साधारण, संयुक्त और मिश्र। साधारण, संयुक्त और मिश्र। वाक्य विचार के अंतर्गत जो वाक्य वाला बिंदु पढ़ेंगे हम, उसमें हम वाक्य के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। वाक्य के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। और वाक्य के प्रकारों में हम सबसे पहले कौन सा लेंगे? साधारण वाक्य। उसके बाद में कौन सा लेंगे? संयुक्त वाक्य। और उसके बाद में कौन सा लेंगे? मिश्र वाक्य। ठीक उसी के बाद इस वाक्य बिंदु में बता रहा हूं, वाक्य के जब तीनों प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ के आधार पर 8 प्रकार आते हैं। अर्थ के प्रकार जिसको कह सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होगी? 8। और जब ये दोनों चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी, उसके बाद हमारे एक नया टॉपिक निकल के आ रहा है। कौन सा? वाच्य। एक नया टॉपिक निकल के आएगा हिंदी का। कौन सा? व्याकरण का भाग, वाच्य। वापस से बता रहा हूं, हिंदी व्याकरण को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। एक तो कौन सा? वर्ण विचार वाला पोर्शन है, एक कौन सा? शब्द विचार वाला पोर्शन है, और एक कौन सा? वाक्य विचार वाला पोर्शन है। इसमें सबसे ज्यादा विस्तार कौन से टॉपिक पर दिया गया? शब्द पे। और उसके बाद में कौन सा? वाक्य पे। वाक्य विचार में वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार में साधारण, संयुक्त और मिश्र वाला, और अर्थ के आधार पर 8 भेद, और उसके बाद में अपन वाच्य के 3 भेद, कृतिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, कौन कौन सी? साधारण या रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद हैं वो, अर्थ के आधार पर है 8 ये, और इसके बाद में जब वाच्य पढ़ लिया जाएगा, तब हमारा जो अंतिम बिंदु निकल के आएगा, जिसका नाम होगा कौन सा? वाक्य शुद्धि। कौन सा होगा? वाक्य शुद्धि। ये सारा का सारा भाग जो है, ये व्याकरण का जो इतना सारा खेल है, व्याकरण के जो ये पढ़े जाने वाले जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो व्याकरणिक सिलेबस हुआ करता है, व्याकरणिक जो पाठ्यक्रम हुआ करता है, जिसकी सारा का सारा मैंने बोर्ड पे पाठ्यक्रम को एक बोर्ड पे लिखने की कोशिश की, ये सारा का सारा भाग जो कौन सी व्याकरण में आएगा? मौखिक व्याकरण में। कौन सी व्याकरण में आएगा? ये मौखिक व्याकरण में। व्याकरण के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने? 2। व्याकरण के भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मौखिक व्याकरण, और एक होता है कौन सा? लिखित व्याकरण। अब तक की जो हमारी चर्चा, या अब तक का जो पाठ्यक्रम के जो बिंदुओं पर मैं बात कर रहा था, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य के संदर्भ में, जिसमें स्वर, व्यंजन, आपके संधि है, शब्दों का प्रकार, उत्पत्ति, रचना, इनका अर्थ, इनके विकार, विकार, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और उसके बाद वाक्य और वाक्य शुद्धि के अंतर्गत। ये सारा का सारा भाग कौन सी व्याकरण में आता है भाई? मौखिक व्याकरण में। कौन सी व्याकरण में गिना जाता है? मौखिक व्याकरण में गिना जाता है। और इसके बाद में जो दूसरा प्रकार होता है व्याकरण का, वो कौन सा होता है? लिखित व्याकरण वाला। कौन सा प्रकार होता है? लिखित व्याकरण। और इस लिखित व्याकरण के भाग में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे? रचना। क्या पढ़ेंगे? रचना। और इस रचना में हमारे साथ साथ एक और चीज चलेगी, क्या? प्रारूप लेखन। रचना और प्रारूप लेखन एक नई सीट से इसको अपन समझ सकते हैं। क्या?
कि जो दूसरा भाग है कौन सा, लिखित व्याकरण, दूसरा भाग जो कौन सा है, लिखित व्याकरण। इस लिखित व्याकरण में जो हम बात करने वाले हैं, इस लिखित व्याकरण के बिंदु बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, रचना वाला पोर्शन। एक रचना के साथ साथ इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रारूप लेखन। क्या पढ़ेंगे, प्रारूप लेखन। इस प्रारूप लेखन वाले पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो पत्र आएंगे जिसमें आपके सारे के सारे कौन कौन से, कार्यालयी और पारिवारिक, कार्यालयी और पारिवारिक जो हमारे पाठ्यक्रम में चलते हैं उन सभी की बात करेंगे। कार्यालय को अपन चाहे तो सरकारी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सरकारी कह सकते हैं। इसी से जुड़ता हुआ हमारा एक बिंदु और आएगा, कौन सा, अर्ध सरकारी। कौन सा आएगा, अर्ध सरकारी। इसी से जुड़ता हुआ एक टॉपिक और आएगा हमारे, कौन सा, अधिसूचना। क्या होती हैं, ये लेखन के बिंदु हैं सारे के सारे। एलडीसी प्रकार के सिलेबस में, आरएस मुख्य परीक्षा में ये चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये चीजें काम में आती हैं। प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा में ये चीजें काम में आती हैं और एलडीसी वाले पोस्ट में भी ये काम में आती हैं। पटवार और ग्राम सेवक अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल ये बिंदु चलते हैं। अर्ध सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र है, पुलिस एसआई में एक पूरा पार्ट चलता है इनका 20 क्वेश्चनों का आसपास का। तो अधिसूचना है। एक इसमें हमारे बिंदु आएगा निविदा, एक इसमें हमारा बिंदु आएगा ज्ञापन, एक इसमें आएगा क्या, स्मरण पत्र, एक इसमें आएगा क्या, स्मरण पत्र, और एक इसी में आएगा क्या, विज्ञप्ति। क्या आएगी, विज्ञप्ति या विज्ञापन। इसके अलावा और जो लेखन होगा इस रचना में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इसमें देखा निबंध लेखन, इसी रचना में आएगा क्या, रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट को हम हिंदी में कहेंगे क्या, प्रतिवेदन। और इसी में इसके आगे जो हम बिंदु पढ़ने वाले हैं, आलेख लेखन। इसी के बाद में एक नया बिंदु हम पढ़ेंगे, फीचर लेखन। ये सारा का सारा कौन से भाग में आएगा, लिखित व्याकरण वाला पार्ट। इसके अलावा लिखित व्याकरण में आपके कहानी और नाटक भी लेखन चलता है, लेकिन ये ज्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस पे चर्चा न करते क्योंकि इनके इतिहास की बातें की जाती है, इनकी रचना और रचनाकारों में ये साहित्य से जोड़ के पढ़े जाते हैं, लेकिन ये व्याकरण से जोड़ के पढ़े जाते हैं। तो साहित्य से जोड़ के पढ़े जाने वाले तथ्य हैं, साहित्य से जोड़ के हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजें, एक तो कहानी का लेखन, एक नाटक का लेखन, एक उपन्यास का लेखन, एक उपन्यास का लेखन, एक जीवनी संस्मरण, इनका जो लेखन होगा ये वाली चीजें, और एक आलोचना। ये सारी की सारी चीजें हम किससे जोड़ के पढ़ेंगे, इनका अपन जोड़ेंगे साहित्य से जोड़ के। तो ये साहित्य वाला पार्ट है, इसको अलग रखते हुए एक बार व्याकरण के रूप में जो व्याकरण से जोड़ के पढ़ा जाता है, हम इन सभी बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नियमित रूप से हमारा क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम आरंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी बात पे चर्चा होगी, वर्ण विचार पे। वर्ण विचार के बाद में हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा शब्द विचार वाला, और शब्द विचार के बाद में हमारा जो तीसरा मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा वाक्य विचार। जब वो लिखित व्याकरण के तीनों बिंदु पढ़ा दिए जाएंगे आपको, कौन कौन सा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसके बाद में हम कौन सी व्याकरण शुरू कर लेंगे, लिखित वाली व्याकरण। और इस लिखित व्याकरण के भी एक एक बिंदु पर बहुत अच्छे विस्तार से बात करेंगे। किसी भी चीज को न छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। एक बार हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम को अपने को इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ भी चीज हमें वापस से दोहरान करने के लिए तो पढ़ ली जाए, लेकिन सीखने के नजरिए से कहीं ऐसी चीज न लगे कि यार ये चीज क्या होती है। मेरा कहने का आशय यह है कि हमें वो सब चीजें पढ़नी है जो एक व्याकरण के सिलेबस में समाहित की जाती हैं, चाहे परीक्षा कोई भी हो। जो आप नियमित कक्षाओं में